ओके, सो व्हाट इज स्टोइचोमेट्री? दो वर्ड से निकला है, स्टोइचो और मेट्री। चैप्टर 1 का टॉपिक है ये, ठीक है। और इससे भी एग्जाम्स में जो है वो क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं एप्टीट्यूड में। तो स्टोइचो और मेट्री दो वर्ड से निकला है। स्टोइचो मीन्स होते हैं रेशो और मेट्री मीन्स होती है कैलकुलेशन। तो स्टोइचोमेट्री मीन्स द रेशो बेस्ड कैलकुलेशंस। हर वो कैलकुलेशन जिसमें आप रेशोज को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज स्टोइचोमेट्री या स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन। असल में ये स्टोइचोमेट्री के बारे में कहा जाए तो इट इज नॉट एक्चुअली द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। स्टोइचोमेट्री जो है वो ज़्यादातर रिलेट करता है ये विथ मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आपने बचपन से स्टोइचोमेट्री पढ़ा है, रेशो बेस्ड कैलकुलेशंस को पढ़ा है। जैसे कि अगर 5 पेंसिल अगर 10 रुपए की है, अगर कहा जाए कि 5 पेंसिल अगर 10 रुपए की है तो बताएं 10 पेंसिल कितने रुपए की होगी। तो ये आप जो फिर इसके लिए जो कैलकुलेशन किया करते थे इन योर प्राइमरी क्लासेस एंड सेकेंडरी क्लासेस, उसी को हम रेशो बेस्ड कैलकुलेशन या स्टोइचोमेट्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब केमिस्ट्री के अंदर भी स्टोइचोमेट्री हम इस्तेमाल करते हैं, और केमिस्ट्री में से हमें क्या बेनिफिट पहुंचता है कि स्टोइचोमेट्री एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी अमाउंट, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो स्टोइचोमेट्री एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को मालूम करते हैं बाय मींस ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दो वर्ड से निकला है स्टोइचो और मेट्री। जैसे कि अच्छा, अब एक सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट डज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल यू। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बातें बताता है। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको चार तरह की बातें बताता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इक्वेशन लें, दैट इक्वेशन इज हियर N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट जानता है कि ये जो इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया गैस, what this equation is called, what this reaction is called? If you know, then tell me. Okay, there is answer. Sayyid Hassan, it nitration. No, it is not nitration. नाइट्रेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें NO2 ग्रुप जाकर अटैच होता है किसी कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। So it is not nitration anymore. So what this reaction is called? When nitrogen and hydrogen reacts to form ammonia gas. शहरियार, अमोनिएशन नहीं, अमोनिएशन में अमोनिया गैस ऐड की जाती है किसी भी कंपाउंड के अंदर, जैसे कि हम ब्राइन की अमोनिएशन करते हैं सॉल्वे प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप। एनीमोर, ये बहुत फेमस इक्वेशन है। ये प्रोसेस क्या है, इसको कौन सा प्रोसेस कहलाता है ये? नो सैयद हसन, इट इज नॉट अमोनिएशन। व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? So this is very easy question. It is not decomposition, it is actually addition. ओके, इसको हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। दैट इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस या हेबर बोश प्रोसेस कहलाता है। दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है। 9th में भी पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट में भी पढ़ा होगा आपने उसको, ठीक है। तो फ्रिट्स हेबर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था इट इज आल्सो द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। ओके, तो इन अब जिस इक्वेशन को अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये इन टर्म्स ऑफ मोल हमें क्या बात बता रहा है, पहले ये चेक करते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोल हमें ये बताता है कि अच्छा, हर एक इक्वेशन के साथ, हर एक सिंबल के साथ, हर एक एलिमेंट और कंपाउंड से पहले जो नंबर लिखा हुआ है ना बच्चों, जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, जैसे इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, और इसका कोफिशिएंट जो है वो दैट इज 1 है। तो जो भी कोफिशिएंट होता है इट इज एक्चुअली शोइंग यू द नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको नंबर ऑफ मोल्स बता रहा होता है, ठीक है।
इससे पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल हमें पहली बात तो ये यहाँ से पता लगी। मास की सूरत में पता लग सकती है हमें। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास, मास जिसकी यूनिट हमारे पास ग्राम होती है, तो हम क्या करेंगे, उसको ग्राम में चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन है तो दैट इज 14, का होता है 2 का 28, दिस इज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा रिएक्ट करेगा 3 टू ज़ा दैट इज 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म, अच्छा अमोनिया हो गया यहाँ पर 14 प्लस 3 17, 17 टू ज़ा 34, तो टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ मास हमें पता लगी इस इक्वेशन से कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 34 ग्राम अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करता है। अब इस तरह से वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम भी बता सकते हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में भी हम इस इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज को। बट वॉल्यूम हमेशा जब भी हम बताएंगे वो एसटीपी पर बताएंगे। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं जब टेम्परेचर जो होता है आपके एसटीपी पर वो हमेशा कितना होता है आप जानते हैं। टेम्परेचर हमेशा आपका होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम कह सकते हैं कि 273 केल्विन। ठीक है, और उसके अलावा जो प्रेशर आपका होगा, तो प्रेशर आपका होगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 1 एटीएम। 1 एटीएम होगा या 760 टोर होगा या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी हम कहते हैं। ये आपके यहाँ पर आ जाएगा दैट इज के वॉल्यूम एसटीपी। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटीएम। तो इस केस में अगर हम वॉल्यूम बताएं तो ये आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, वो कितना ऑक्यूपाई करता है 22.41 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एसटीपी पर। लेकिन यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हुए हम मोल को ही जो है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बराबर ले सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि 1 डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम की हम यहाँ पर यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो वो यहाँ पर होगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू डीएम क्यूब, तो वो हम डीएम क्यूब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा नंबर ऑफ पार्टिकल की सूरत में भी बता सकते हैं, बट यहाँ पर इस वाले पार्ट को मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। फिलहाल ये 3 चीजें देख लें आप। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या बातें बताता है। ठीक है, अब इक्वेशन अगर चेंज हो जाए तो ये मोल, मास और वॉल्यूम एट एसटीपी की वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं उसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टोइचोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर 2 चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड एंड व्हाट इज एक्चुअल यील्ड। ठीक है बच्चों, जो हमें प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड आउट होती है ना, जो भी हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वो 2 तरह से होते हैं, उसके अंदर 2 तरह से आते हैं। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड होता है या फिर वो एक्चुअल यील्ड होता है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या चीज होती है कि जो द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय इंस्पेक्टिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू आप किसी भी अमाउंट, प्रोडक्ट की अमाउंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकली कितना जो है वो कंपाउंड बना होगा। और उसके अलावा दूसरी चीज हमारे पास होती है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। जो एक्चुअल में, रियलिटी में जो जितना अमाउंट ऑफ कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो हमारा एक्चुअल यील्ड कहलाता है। और वो ये हमेशा बाय प्रैक्टिकल हम फाइंड आउट करते हैं, हम इसको न्यूमेरिकल से फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है। मतलब जैसे कि अगर आपने इक्वेशन में, या जैसे कि कोई भी इक्वेशन आपके पास है, लाइक कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर बन जाता है, तो वाटर की जो भी अमाउंट आपने थ्योरी, अगर आपने जो न्यूमेरिकल से फाइंड आउट किए होगे ना, एक्चुअल में, इन रियल प्रैक्टिकल में उससे कम कंपाउंड बनता है एक्चुअल में। वजह क्या होती है उसके पीछे? वजह ये होती है कि मैकेनिकल लॉस हो रहा होता है जब हम एक्चुअल में कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट थोड़ी कम हो जाती है। इस तरह से कुछ साइड रिएक्शंस भी हो जाते हैं रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट कुछ साइड रिएक्शंस करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं मिल पाता। इसलिए जो एक्चुअल यील्ड होता है वो हमेशा हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी। ठीक है, तो 2 तरह की यील्ड के बारे में मैंने बताया। यील्ड मतलब प्रोडक्शन, थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। सही है। अच्छा, अब इन दोनों का रेशो,
एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, इसका रेशो कहलाता है परसेंटेज यील्ड। कभी कभार आपसे एप्टीट्यूड में, न्यूमेरिकल्स में आपसे परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने को कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि एक्चुअल यील्ड को जो हमेशा जो कम होगी उसको डिवाइड कर देंगे आप थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखें आप इसका, परसेंटेज यील्ड का। नेक्स्ट इसके स्टैकोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैकोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि वो कंपाउंड जिनमें एटम्स कंबाइन होते हैं होल नंबर रेशो में, उसको हम स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे H2O, HCl, CO2, इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो होल नंबर में या 1 है या 2 है, इसको हम कहते हैं स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड। और कुछ हमारे पास नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एटम्स होल नंबर में नहीं बल्कि फ्रैक्शंस में अटैच हो रहे होते हैं, जैसे कि TLH 1.73, ये एक नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड है जो केमिकल रिएक्शन से नहीं बना होगा बल्कि फिजिकल रिएक्शन से बना होगा। जैसे कि हम देखते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स भी जो है वो नॉन स्टैचोमेट्रिक होते हैं। क्यों होता है भाई? चूंकि वो फिजिकल रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, तो स्टैचोमेट्रिक और नॉन स्टैचोमेट्रिक कंपाउंड आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। जिसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप्स होते हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप्स होती हैं, वो 3 होती हैं, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। अगर मास गिवन हो और मास रिक्वायर्ड हो तो मास मास रिलेशनशिप है, मास गिवन हो वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, वॉल्यूम गिवन है वॉल्यूम रिक्वायर्ड हो तो फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। ये 3 तरह के हमारे पास स्टैचोमेट्रिक रिलेशनशिप हमारे पास होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव a topic that is limiting reactant। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट दो तरह के होते हैं असल में। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट। एक हमारे पास कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा हमारे पास कहलाता है एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट में क्या फर्क है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है कि द रिएक्टेंट व्हिच फॉर्म्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो सबसे कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि द रिएक्टेंट व्हिच इज यूज्ड अप फर्स्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन के दौरान जो पहले रिएक्टेंट खत्म हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसका जो अपोजिट होता है वो कहलाता है एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है? जो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और या फिर एक्सेस रिएक्टेंट हम कह सकते हैं कि वो रिएक्टेंट जो कि बाद में यूज होता है, जो पहले यूज अप नहीं होता किसी भी रिएक्शन में, वो एक्सेस रिएक्टेंट होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का? अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को चेक करें तो लेट्स से अगर हम बात करें कि A प्लस बी, ठीक है, A और B है और इसकी जो इससे जो फॉर्म हो रहा है वो C फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A और B। अब हमें पता लगाना, अगर हमें कह दिया कि भाई 100 ग्राम A है, ठीक है, 100 ग्राम A है और 100 ग्राम B है, दोनों के हम 100 ग्राम दे दिए गए और कहा गया कि बताएं C कितना फॉर्म होगा। दोनों को जो 100 ग्राम अगर हम उसको मिलाएंगे तो फिर क्या करना होगा कि हम पहले तो A से फाइंड आउट करेंगे कि C कितना बन रहा है, फिर हम B से फाइंड आउट करेंगे C कितना बन रहा है, प्रोडक्शन हो रही है उसकी। अब A अगर लेट्स से अब A और B दोनों से फाइंड आउट करेंगे और लेट्स से कि A जो C बना रहा है वो 50 ग्राम बना रहा है और B जो C बना रहा है वो 75 ग्राम बना रहा है, तो यहाँ पर A को कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट विल फॉर्म द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और ये पहले यूज अप हो जाएगा रिएक्शन में। क्योंकि ये 50 ग्राम है ना, तो ये 50 ग्राम बना रहा है और ये 75 ग्राम बना रहा है, तो 100 ग्राम से ये 50 ग्राम बनाएगा, 100 ग्राम से ये 75 ग्राम बनाएगा। जाहिर सी बात है कि जब ये 100 ग्राम खत्म हो जाएगा 50 ग्राम बना के, तो बी तो ए तो मौजूद ही नहीं होगा, तो बी बाकी 25 ग्राम जो बचा होगा वो किस तरह से ए से रिएक्ट करेगा। इसलिए हम कहेंगे बी जो होगा वो हमारा एक्सेस रिएक्टेंट होगा जो मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, और एक्चुअल में इन रियलिटी ए जो कंपाउंड बनाएगा वही सही आंसर होगा। इसलिए हमेशा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कंपाउंड बना रहे होते हैं हम उससे आंसर निकाल रहे होते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट से हम आंसर नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो ये अब इसकी तो सिंपल ये चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है फिलहाल इस स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट में जो मैंने बातें आपको बताई है, तो आप मुझसे आस्क करें। जो थ्योरी मैंने इसकी बताई है आपको, ये थ्योरी आपको समझ में आती है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके,
All right, so going towards the next towards MCQs. तो अब इसके हम MCQs को सॉल्व करते आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट MCQs है stoichiometric calculations of a reaction gives us yield called, हाँ जी, आंसर बताइए फर्स्ट का। शहजाद अली का आंसर है बी, ठीक है। सैयद हसन ने भी कहा बी। और कोई आंसर दे सकता है इसका? फिर मैं एक्चुअल आंसर बताता हूँ क्या है। ओके, मारिया अरशद ने भी बी कहा, ठीक है, थियोरेटिकल यील्ड। Okay, so you are right. So that is B is the correct answer. That is theoretical yield. Okay. Next question. अच्छा, इसमें नो कैलकुलेटर की जरूरत भी होगी, पेजेस की भी होगी, ताकि आप इसको सॉल्यूशन कर सकें, सॉल्व कर सकें। सेकंड है 662 ग्राम ऑफ Bi3 was supposed to be produced, but the actual yield was only 15 ग्राम of Bi3. What is the percentage yield of Bi3? अब ये बोरॉन ट्राई आयोडाइड एक कंपाउंड, इसकी परसेंटेज यील्ड बताइए, ठीक है। तो ये आपके सामने, दिस इज डी ऑप्शन करेक्ट। सो ओके, तो आपने इसको यकीनन शायद सैयद हसन ने डी ऑप्शन बताया है, ठीक है। शहजाद अली यस 2.26, ओके। कुलसुम शकील ने भी डी बताया, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स चेक व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके, so D is the correct answer. So next is the third MCQs. Photosynthesis in green plants can be symbolized as, तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, तो इसमें बताएं कितने ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। ये मोल की टर्म्स में दिया गया, बस आप बताएं कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो इस रिएक्शन को देखते हुए बताएं कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 6 ग्राम, नो शहजाद अली, इट शुड बी 6 मोल्स। 6 मोल्स है, तो अगर आप यहाँ पर चेक करो, दिस इज 6, तो यहाँ पर ये 6 मोल्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 विथ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस, दिस इज 32, so then you will get the correct answer, ठीक है। So the correct answer here is C, that is 192, okay. So the next question is unbalanced equation आपको एक दी हुई है, आप बताएं the number of moles of NO2 produced with 2 moles of N2O5, कि अगर 2 moles N2O5 लेंगे तो कितने मोल्स NO2 की प्रोडक्शन होगी। So let's see what is the correct answer. तो ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, ठीक है। So first of all you have to balance this equation. So बैलेंसिंग करने के लिए आपको here you have to apply 2. And here you can apply half to balance it. इस कुलसुम ने कहा B, शहरियार ने कहा 4। ओके यस, तो 1 मोल जो है वो 1 मोल N2O5 जो है वो 2 मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये 2 मोल्स N2O5 में तो कितना करेगा, उसको डबल कर देगा, दैट इज के 4। सो आई थिंक यही आंसर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके, दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अच्छा ये भी अनबैलेंस है, सॉरी बैलेंस तो नहीं है ये, सो इट इज आल्सो अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है।
द कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया, इसको बैलेंस करने के बाद बस अमोनिया का कोफिशिएंट आप मुझे बता दीजिए कितना होगा। कोफिशिएंट मींस के से पहले जो नंबर लिखा होगा जिसका। शहरियार का आंसर है कि 1 ही रहेगा। बाकी बच्चे आंसर दें। डी ओके 1 डी ओके मोमिना। ठीक है, तो आंसर इज द करेक्ट वन के 1 ही रहेगा एंड में। ठीक है, अगर आप उसको बैलेंस कर लोगे तो। नेक्स्ट है कि एक्चुअल यील्ड कम होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, इसकी वजह क्या होती है? अभी मैंने बताया था आपको थ्योरी में कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होते हैं। शहरयार ने कहा डी। यस, ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज डी। ऑल ऑफ दीज फैक्टर, साइड रिएक्शंस भी होता है, मैकेनिकल लॉस भी होता है और साथ में रिवर्सेबल नेचर होते हैं रिएक्शन के। इन तीनों वजूहात की बिना पर हमेशा जो एक्चुअल यील्ड होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही होता है। ठीक है, तो ये दर्शन यू आर आल्सो राइट। नेक्स्ट इज द 7th एमसीक्यूज। एक केमिकल इक्वेशन मौजूद है, तो इस इक्वेशन के बारे में बताइए कैसी इक्वेशन है और ऑप्शन है आपके पास। ओके, शहरियार, शहजाद और मोमिना और मारिया और कुलसूम, सैयद हसन, इन सब ने कहा ए, कंप्लीट एंड बैलेंस। ठीक है, तो सही है, कंप्लीट रिएक्शन भी है और बैलेंस्ड भी है। ठीक है, गुड। अगर ये रिवर्सिबल होता तो उसका एरो जो है वो रिवर्सिबल होता। ठीक है, और अनबैलेंस तो है नहीं है, तो कंप्लीट एंड बैलेंस। इनकम्प्लीट भी नहीं है, ये कंप्लीट रिएक्शन है, ये कोई चीज मिसिंग नहीं है इसके अंदर। ओके, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल आपके पास मौजूद है कि 8 ग्राम मीथेन जब कंप्लीट कंबस्शन करता है तो 18 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, तो बताए परसेंटेज यील्ड कितना होगा? मतलब एक जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म हमने किया एक 8 ग्राम मीथेन से हमें 18 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, तो आप बताइए परसेंटेज यील्ड कितनी आई? तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी थ्योरेटिकल यील्ड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये हमको मास मास रिलेशनशिप यहाँ पर लगानी पड़ेगी। इक्वेशन इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट एन इक्वेशन है, तो आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ओके, एक आंसर आई थिंक ये शायद पिछला आंसर ये आप ही नया दिया। Okay, first you have to make an equation. The equation will be that is CH4, that is methane gas. So, okay, शहरयार, that is methane gas. इसका जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाएगा O2 से, तो इट विल बी फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इक्वेशन बनेगी ना? ठीक है, दैट इज CO2 प्लस H2O। ठीक है, अच्छा अब इसमें किस तरह से इसको हम करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, चलें। तो ये देखें, तो सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन आ गई, दैट इज CH4 प्लस 2O2, इट फॉर्म CO2 प्लस 2H2।
तो हम इक्वेशन को अगर हम देखें तो 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन जाए, ठीक है। तो 8 ग्राम से कितना बन जाएगा, 8 ग्राम से 22 ग्राम बनेगा। अब ये जो ईल्ड आपके पास आई है, ये वाली जो ईल्ड आई है आपके पास 22 ग्राम ईल्ड, ये आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट की इक्वेशन से, दिस इज योर थ्योरेटिकल ईल्ड, ठीक है। और एक्चुअल यील्ड कितनी है आपकी, 18 ग्राम, जो कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपकी कैलकुलेट की गई है। तो आपने करना क्या है कि एक्चुअल यील्ड को आप डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा T1.81। सो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात, किस तरह से न्यूमेरिकल हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड मास मास रिलेशनशिप। पहले हमने जो है वहाँ पर मास मास रिलेशनशिप लगा दी है, उसके बाद हमने परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया कि आपका परसेंटेज यील्ड कितना निकलेगा, ठीक है। यस मारिया, 22 ग्राम, 22 ग्राम तो आपकी जो है वो ये थ्योरेटिकल यील्ड आ गई ना यहाँ पे कि 16 ग्राम मीथेन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, ठीक है। 8 ग्राम से कितना बनेगा, अब देखिए 16 का ये हाफ चुके हुआ ना, क्योंकि ये 16 का हाफ हुआ 8 ग्राम, तो ये 44 का भी हाफ हो गया 22 ग्राम। हम इसको चाहते हैं तो हम इसको टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसकी, कि आप इसको इस तरह से कर लो कि 16 डिवाइड बाय 44, ठीक है, देन इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय एक्स। हम इसको एक्स रखकर भी सॉल्व कर सकते थे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली 22 ही आ जाएगी, ठीक है। अगर हम, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, एप्टीट्यूड में हम डायरेक्ट कर लेते हैं, हमें जरूरत नहीं है कि हम इसको पूरा सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट 9th एमसीक्यूज है कि when 0.1 gram of magnesium is reacted with an excess of HCl, what volume of gas at STP will be produced? मतलब जब 0.1 ग्राम मैग्नीशियम को HCl से रिएक्शन कराया जाएगा तो कोई गैस बनेगी, तो कौन सी गैस बनेगी वो आप इक्वेशन जब बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप बताइए उस गैस का वॉल्यूम कितना बनेगा एसटीपी पर, और सीएम क्यूब में बताना है आपको वॉल्यूम, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन बेस्ड है, यू हैव टू सॉल्व इट बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर, अ पेन एंड अ कॉपी। जस्ट सॉल्व इट एंड टेल मी, और अगर नहीं सॉल्व हो सकता तो भी बता दें। यस 24 मैग्नीशियम 24 एटॉमिक मास होता है, यस। डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट डीएम क्यूब इनटू सीएम क्यूब।
राइट, एनी आंसर? Okay, Sayyid Hassan, you cannot do it. Just wait for few months, then I will solve it. Okay, nobody can solve it. अगर कोई अभी बना रहा है तो मुझे बता दे. कुलसुम शकील ने आंसर दिया है डी 93 cm³ एंड आई थिंक इट इज द करेक्ट आंसर. बस मारिया अरशद ने भी डी दिया है. यस, ऑलराइट, डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर. सैयद हसन, तो Mg+2HCl it forms MgCl2+H2. दिस इज द इक्वेशन. तो 24 ग्राम मैग्नीशियम से 2 ग्राम हाइड्रोजन आपका बन रहा है. तो 0.1 ग्राम से कितना बनेगा? तो अभी हम, चूंकि ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको x सपोज कर लेंगे. ठीक है, तो 24:2 ग्राम हो गया और 0.1:x हो गया आपके पास. देन हम रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे जो 24/2 इज इक्वल टू 0.1/x. इसके बाद हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 24x इक्वल टू 0.2 और x हो गया आपका यहाँ पर 4.8 ग्राम. ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर जो आया, यहाँ पर 4.8 ग्राम आ गया. अच्छा, हमें ग्राम नहीं चाहिए, हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना बनेगा और एसटीपी पर बताया जा रहा है. तो हमें पता है वॉल्यूम एट एसटीपी का फॉर्मूला क्या होता है. वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे उसको किससे, मॉलिक्यूलर मास से, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको मोलर वॉल्यूम से. और मोलर वॉल्यूम कौन सी वैल्यू होती है, 22.41 dm³. ठीक है, अच्छा, इसमें जो आंसर आपके पास आएगा, दिस आंसर इज dm³. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा. तो मास यहाँ पर हो गया 4.8. ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गया, और मल्टीप्लाई कर 22.41. तो यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से इधर तक, ये आपका पूरा यहाँ पर dm³ में आ गया आपका वॉल्यूम, कुछ भी आ जाएगा. फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से ताकि आप cm³ में कन्वर्ट हो जाए, तो आपका आंसर आ जाएगा 93 cm³. ठीक है, तो यस सैयद हसन, नाउ यू गॉट इट हाउ टू सॉल्व दिस MCQ. Okay, so we are moving towards the next question. What is the volume in cm³ of 3.01 into 10 to the power 23 molecules of oxygen gas at STP? ये कैलकुलेट करें कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन गैस के एसटीपी पर, उसका वॉल्यूम कितना होगा cm³. ये सी होगा कि डी होगा. यहाँ पर ये पता लग रहा है कि 4 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन लेंगे और तो इससे आपके पास, और या फिर जब आप 32 ग्राम ऑक्सीजन जब आप लेंगे तो उससे आपके पास 36 ग्राम वाटर बनेगा. ठीक है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन लेने से और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेने से. अच्छा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन हो गया आपके पास. ठीक है, अगर आप देखें तो चूंकि ये 4 ग्राम से 36 ग्राम बन रहा है और 32 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन 4 ग्राम हाइड्रोजन को. तो अगर यहाँ पर अगर आप 64 ग्राम अगर आप लेंगे ना अगर ऑक्सीजन गैस 4 ग्राम के साथ, तो इसमें जो एक्स्ट्रा 32 ग्राम है वो उसके साथ बच जाएगा.
तो ऑक्सीजन गैस जो है वो यहाँ पर एक्सेस रिएक्टेंट है और हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आंसर आपको पता है, जो लिमिटिंग से आंसर आता है वो करेक्ट आंसर होगा। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस सिर्फ 36 ग्राम वाटर ही बनाएगा। ये 64 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 72 ग्राम वाटर नहीं बना सकता। ठीक है, ओके, नाउ आई थिंक द क्लियर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अच्छा, नेक्स्ट इज एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इक्वेशन। इन चार में से एक पॉइंट इनकरेक्ट है, बताइए कौन सा। यस, ई ऑप्शन शहजाद अली कह रहे हैं। ई ऑप्शन इज द करेक्ट वन, चूंकि सारी बातें ही इसमें ठीक हैं। ठीक है, ये चारों ए बी सी डी चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो नॉन ऑफ द अबव, कोई भी इनकरेक्ट इसमें से स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ओके। 13 है, which of the following assumption is important while considering calculation based on stoichiometry of chemical reactions। कि पता है किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। एजम्पशन, कुछ एजम्पशन होते हैं जो बनाने जरूरी होते हैं अगर हम सिस्टमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो उन चार में से पता है क्या चीजें जो जरूरी होती है कि रिएक्शंस कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा बोथ एंड में रन आउट। जो स्टूडेंट सी आंसर दे रहे हैं तो इट्स द करेक्ट वन, कि रिएक्टेंट का कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना जरूरी है। अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो सूरत में स्टोइचोमेट्री उस पर अप्लाई नहीं होती। दूसरा कि साइड रिएक्शन भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस दोनों अजम्पशन हम जो है वो अजम्पशन करते हैं, तब जाकर स्टोइचोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following relationships are involved for the stoichiometry calculation for the balanced chemical equation। तो उनमें से कौन सी जो स्टोइचोमेट्री कैलकुलेशन रिलेशनशिप हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। एमसीक्यू 14 का आंसर बताइए। रिलेशनशिप कितनी तरह की होती है स्टोइचोमेट्री। ओके, डी ऑप्शन आ रहा है 7 और बच्चों का, तो इट इज द करेक्ट वन। 15th एमसीक्यूज है, the relationship in which we can determine the unknown mass of a reactant or product from a given mass of the substance in a chemical reaction with the help of a balanced chemical equation is called। तो वो कौन सी रिलेशनशिप होती है जिसमें हम, ओके ए ऑप्शन सही है, मास मास रिलेशनशिप होती है जी। 16th है, एवोगाड्रो के मुताबिक 1 ग्राम मोल किसी भी गैस का एसटीपी पर ऑक्यूपाई करता है कितना वॉल्यूम। बहुत सिंपल है, ओके बी है 22.41 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करता है। गुड। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, जो केमिकल इक्वेशन में जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जो भी हम लिखते हैं ना कि 1 डीएम क्यूब से इतना डीएम क्यूब बनेगा, ये रिलेशनशिप कौन सा लॉ कहलाता है। ठीक है, यस, कुलसूम शकील और शहजाद अली सही आंसर है। मोमिना यस, दैट इज गेल-ओसाक्स लॉ, जिसको हम कहते हैं गेल-ओसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, नोटेड, सी नॉट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। So this is all about the practice MCQs of stoichiometry। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट स्टोइचोमेट्री का और इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट का।